हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिश्री क्लासेस। और आज के हम वीडियो में हम देखेंगे पेडिग्री एनालिसिस, एक और नया टॉपिक जेनेटिक्स का। क्या होता है सर पेडिग्री एनालिसिस, ये हम फटाफट समझेंगे इस पूरे लेक्चर में। और अगर आपको ये लेक्चर समझ आए तो बेटा बिल्कुल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलो, क्या होता है पेडिग्री एनालिसिस देखते हैं। पेडिग्री एनालिसिस को समझने के लिए हमें नाम पकड़ना पड़ेगा। जी सर, आप हमेशा ही बोलते हैं कि अगर बायोलॉजी से मोहब्बत करना है तो क्या करो, नाम पकड़ो, क्योंकि नाम पकड़ोगे तो आंसर खुद आ जाएगा। चलो भाई, क्या होता है पेडिग्री एनालिसिस का मतलब क्या होता है बेटा? पेडिग्री इट इज़ समवॉट रिलेटेड टू एंसेस्ट्री। पेडिग्री वर्ड किससे रिलेटेड है? समवॉट रिलेटेड टू एंसेस्ट्री, है ना बेटा, एंसेस्ट्री से रिलेटेड है। सर एंसेस्ट्री का मतलब कुछ लोगों को ये भी नहीं आ रहा होगा, तो लो बेटा थोड़ी शुद्ध हिंदी में चले जाता हूँ। बिल्कुल क्लियर तो मैं भी नहीं लिख रहा हूँ, है ना, हिंदी थोड़ी गड़बड़ देख लेना, अगर स्पेलिंग गलत हो तो। पूर्वज, है ना बेटा, पूर्वज। ठीक है, हमें कुल मिला के ये शब्द चाहिए, पूर्वज। ओके सर, समवॉट रिलेटेड, पूर्वज के आसपास के शब्द। और एनालिसिस का मतलब जांच करना एक तरीके से, है ना, वी कैन से जांच करना हिंदी में, या एनालाइज करना। मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर में किसी चीज़ को नोटिस करना। जैसे कोई भी एक चीज़ है, मैं उसे एनालाइज कर रहा हूँ इन द सेंस मैं उसको नोटिस कर रहा हूँ, बार बार नोटिस कर रहा हूँ, हर थोड़ी थोड़ी देर में नोटिस कर रहा हूँ कि उसमें क्या चेंजेस आ रहा है या क्या हो रहा है। इसको बोलते हैं एनालाइज करना। ओके सर, अब नाम को जोड़ देते हैं, क्या बोल रहे हैं? पूर्वज की जांच करना। सर पूर्वज की जांच करना, ये कैसा शब्द हुआ? हाँ समझो, एक्चुअल में हमें क्या करना है, जो पुरानी पीढ़ियां हैं, किसी एक जनरेशन को पकड़ना है, फिर उसकी जो ओल्ड जनरेशन है उन सब की ओल्ड जनरेशन की हिस्ट्री को देखना है, उसकी ओल्ड जनरेशन को नोटिस करना है कि उसकी ओल्ड जनरेशन में चीज़ें कैसी थी। सर ये तो ठीक है, पर हम ये करते क्यों हैं? मुझे समझ आ गया कि पेडिग्री एनालिसिस का मतलब तो सर ये है कि हम पुरानी चीज़ों के, जो उनके पूर्वज होते हैं, जो उनकी ओल्ड जनरेशन होती है, हमें उस जनरेशन को, एक जनरेशन से जो पुरानी जनरेशन होती है, पुरानी जनरेशन को नोटिस करना है। ओके, पर नोटिस क्यों करना है और आखिर नोटिस क्या करना है? सब कुछ नोटिस करना है। तो बेटा इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ पर आपको एक टर्म आना चाहिए, दैट इज नोन एज जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ओके सर, क्या बोल रहे हैं आप? जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या होता है जेनेटिक डिसऑर्डर? सर हमें तो पता है क्या, कि अगर बायोलॉजी से प्रेम करना है तो क्या करना है कि सर न शब्द पकड़ लेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो आ जाओ भाई, शब्द पकड़ लो। जेनेटिक का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ जीन। वैसे जेनेटिक्स होता है वो, पर ठीक है, यहाँ पे जेनेटिक और यहाँ पे जीन से आता है। और डिसऑर्डर का मतलब क्या है? डिसऑर्डर, ऑर्डर बिगड़ गया। क्या हुआ? ऑर्डर बिगड़ गया, या फिर हम बोल सकते हैं कि सीक्वेंस चेंज हो गया, या फिर ऑर्डर चेंज हो गया, है ना, चेंज इन ऑर्डर बोल सकते हैं, चेंज इन ऑर्डर भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ इसका मतलब? जीन के ऑर्डर में चेंज हो गया। इसका मतलब ये निकला सर कि जीन के ऑर्डर में चेंज हो गया। अच्छा हाँ, अगर मानो जीन के सीक्वेंस में चेंज हो जाता है तो क्या होगा? सर बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं सिकल सेल अनीमिया। एग्जाम्पल ले लेते हैं सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया को ले लेते हैं। अब सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है? गाग का गुग हो जाता है बेटा। गाग का क्या हो जाता है बेटा? गुग हो जाता है ना, ग्लूटामिक एसिड वेलाइन में बदल जाता है, ए एडेनिन की जगह यूरेसिल लग जाता है, और सिर्फ इतने से डिफेक्ट के कारण सिकल सेल अनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें जो आपकी आरबीसी होती है वो सिकल शेप्ड हो जाती है, जिसके कारण स्पेस छोटा होने के कारण ऑक्सीजन कम हो जाता है एंड डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो अब सोचो ये प्रॉब्लम कैसे? क्योंकि जीन के सीक्वेंस में चेंज। अच्छा, हालांकि ये सीक्वेंस में चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर सीक्वेंस चेंज ही पलट ही गया। हम इसको ऐसा चेंज भी बोल सकते हैं कि जी ए जी की जगह क्या हो गया? जी जी ए हो गया। ये ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल रहेगा कि जी ए जी की जगह जी जी ए हो गया, तो यहाँ पर भी डिसऑर्डर हो सकता है ना। तो ऐसे करके अगर जीन के सीक्वेंस में कोई चेंज हो गया, या फिर जीन के अंदर कोई चेंज होने के कारण अगर कोई डिजीज़ हो रही है, तो ऐसे डिजीज़ को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे बेटा उन्हें जेनेटिक डिसऑर्डर्स। हाँ सर, समझ आया। अब एक और चीज़ समझो, अब जेनेटिक डिसऑर्डर की हमें स्टडी करना है। सर क्यों करना है? ऑफ कोर्स की बात है कि हमें डिजीज़ की स्टडी नहीं करेंगे जब तक हम डिजीज़ का ट्रीटमेंट कैसे निकालेंगे। अगर हमें डिजीज़ का ट्रीटमेंट निकालना है तो हमें डिजीज़ की स्टडी भी करना पड़ेगी। हाँ सर सही बोल रहे हैं। अब क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है तो हमें इनकी कैसे स्टडी करना पड़ेगी? हमें उनके जीन्स के ऊपर स्टडी करना पड़ेगी। हाँ सर, अब जीन्स के ऊपर स्टडी करने के लिए हमें जनरली क्या कराना पड़ता है? क्रॉस कराना पड़ता है। हाँ सर, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम मेंडल का एक्सपेरिमेंट ले लेते थे। मेंडल को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराना था, तो मेंडल ने क्या लिया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए? मेंडल ने लिया था होमोजाइगस टॉल प्लांट, होमोजाइगस टॉल, और एक लिया था मेंडल ने होमोजाइगस ड्वार्फ, है ना। अब मेंडल ने
दोनों पेरेंट अपनी चॉइस से लिए थे और अपने चॉइस के पेरेंट को इन्होंने क्या कराया, क्रॉस कराया और फिर उन्होंने आपका रिजल्ट देखा था। बट अगर मैं इसी केस को अप्लाई करूं कि कहाँ पर, ह्यूमंस पे, कि ह्यूमंस पे भी मैं क्रॉस करवाऊँ, हाँ सर क्रॉस तो करवाते हैं ना, बट मैं अगर अपनी पसंद से क्रॉस कराऊँ, इसको यहाँ पर बोला जाता है कंट्रोल्ड क्रॉस। क्या बोला जाता है इसको, यहाँ पर बोला जाता है कंट्रोल्ड क्रॉस। अगर मैं ह्यूमंस के केस में कंट्रोल्ड क्रॉस कराऊं, क्या कराऊं बेटा, कंट्रोल्ड क्रॉस, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं सर पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? सरल भाषा में समझते हैं, समझो। ये रामलाल है, रामलाल के साथ हर बार कौन आती है? सर पिंकी आती है। पर आप क्या बोल रहे हो, आपने बोला रामलाल तुम पिंकी के साथ मत रहो, तुम चिंकी के साथ रहो, तो किसको दिक्कत होगी? पिंकी आने देगी क्या? नहीं सर। चिंकी आएगी क्या? नहीं सर। रामलाल को दुविधा हो जाएगी क्या? हाँ सर। तो ये तो गड़बड़ हो गई। हाँ सर गड़बड़ हो गई। तो क्योंकि रामलाल पिंकी की है तो रामलाल पिंकी की ही रहेगी। हम अपने एक्सपेरिमेंट के लिए रामलाल को चिंकी का नहीं कर सकते क्योंकि दुविधा हो जाएगी। हाँ सर समझ आ गया, क्योंकि ह्यूमंस में इमोशंस होते हैं। जी हाँ, इमोशंस के ऊपर बात आ जाएगी भाई। तो हम यहाँ पर ह्यूमंस में कंट्रोल्ड क्रॉस नहीं करा सकते। हाँ सर समझ गए। अब अगर हम ह्यूमंस पे कंट्रोल्ड क्रॉस नहीं करा सकते या फिर क्रॉस नहीं करा सकते तो हम जीन्स के ऊपर स्टडी कैसे करेंगे? हाँ सर ये तो आप समझ आइए, तो जोरदार बात हो गई। अगर हम तो ह्यूमंस के जेनेटिक डिसऑर्डर और स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम स्टडी नहीं करते बेटा तो क्या होगा, ये डिजीज स्प्रेड होती जाएंगी, इनके ट्रीटमेंट नहीं बनेंगे और डिजीज़ का ट्रीटमेंट नहीं बनेगा तो और बड़ी दिक्कत फैल सकती है या फिर इन्फेक्शन नहीं होंगी, पर इसका कोई ट्रीटमेंट तो बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाएगी। हाँ सर ये तो गड़बड़ हो गई। सर ये तो दुविधाजनक बात हो गई कि अगर हमने जेनेटिक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट नहीं करा तो ये तो लफड़ा हो जाएगा। हाँ सर लफड़ा हो जाएगा, तो क्या करें? तो बेटा इसी लफड़े को सॉल्व करने के लिए आप लाए आपका सबसे पावरफुल टूल, जिसे हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। सर पेडिग्री एनालिसिस ये क्या करेगा? देखो ना, ये पूर्वज की जांच करेगा। सर पूर्वज की जांच करेगा, इसका मतलब ये है जो एंसेस्टर्स हैं, हम देखो हम क्रॉस तो नहीं करा सकते, बट किसी भी एक डिजीज़ का, जैसे किसी एक व्यक्ति को एक डिजीज़ हुई तो हम उसके एंसेस्ट्री का रिकॉर्ड देख सकते हैं कि क्या उससे पहले ये डिजीज़ किसी को थी और उनसे पहले भी किसी को थी, क्या ये डिजीज़ कैसे फैल रही थी, ये मेल टू मेल में आ रही थी, ये मेल से फीमेल में भी आ रही थी, क्या ये डिजीज़ किसी कैरियर बना रही थी या फिर ये कैरियर नहीं बना रही थी, ये सब हम कैसे पता कर सकते हैं? उसकी फैमिली हिस्ट्री देख के, और उस फैमिली हिस्ट्री के कारण हम डिजीज़ के बारे में ये बहुत सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं। अच्छा हाँ सर समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। आप ये बोलना चाह रहे हो कि साहब हम ह्यूमन में कंट्रोल्ड क्रॉस नहीं करा सकते, पर हम जो क्रॉस हो रहे हैं उन्हें नोटिस करके और ये भी तो वो कर जीन्स के बारे में पता लगा सकते हैं। जी हाँ, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जो क्रॉस ऑलरेडी हो रहे हैं हम उन्हें देख के पता लगा लेंगे कि साहब वो कैसे हो रहे हैं। ओके हाँ सर समझ आया। मतलब पेडिग्री एनालिसिस एक टूल है जिसमें हम क्या करते हैं, इस टूल में एंसेस्ट्री के ऊपर एनालाइज करते हैं और उस एनालिसिस से हम पर्टिकुलर ट्रेट को या कोई भी कैरेक्टर के ऊपर नज़र रख सकते हैं या स्पेसिफिक उसके ऊपर इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आया समझ में बेटा? एकदम जोरदार। चलो भाई अब अपन थोड़ा सा पेडिग्री एनालिसिस के वो देखते हैं, सिंबल्स। इस पेडिग्री एनालिसिस को करने के लिए बेटा इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, हम वो सिंबल्स को देख लेते हैं फटाफट, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए, इसको आपको सभी भी सॉल्व करने आएगा तो आपको सिंबल्स आना चाहिए। अगर स्क्वायर है बेटा तो कौन? मेल है। स्क्वायर मतलब मेल। डिब्बा, देखो डिब्बा आ गया ना, डिब्बा मतलब लड़का, है ना। मेल ऐसे भी लिख दो, ये लो। अगर मानो गोल है तो कौन हो गई बेटा? फीमेल हो गई। गोल है तो कौन हो गई? फीमेल हो गई। चलो भाई चलो। अच्छा नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में अगर मान लो कि अगर कोई भी डिब्बा हो, गोल हो, कुछ भी हो, पर उस पर क्या है? कलर है, उस पर शेड है, तो कैसे हो गए? अफेक्टेड हो गए। अफेक्टेड मतलब बीमार हो गए, यहाँ पर ये है ना, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हो जाते हैं। हमें बीमार को शो करने के लिए ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ता है। अच्छा ओके सर, अगर मानो ऐसे करके जोड़ दिया हो मेल और फीमेल को, मतलब क्या हो गया है? ये दोनों की शादी हो चुकी है, इन दोनों के बीच में क्रॉस हो चुका है भाई, ठीक है। अगर मान लो इन दोनों के बीच में डबल लाइन आ गई, मतलब क्या हो गई? कॉन्सैंग्विनस मीटिंग। क्या हो गई? कॉन्सैंग्विनियस मीटिंग। सर ये क्या होता है? कॉन्सैंग्विनियस मीटिंग कॉन्सैंग्विनियस मीटिंग का मतलब बेटा ये होता है कि हमने दो रिलेटिव्स के बीच में क्या करा दिया? शादी करा दी। मतलब यहाँ पर ये दोनों जिनकी शादी करें ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। यहाँ पर रिश्तेदार नहीं है। अच्छा सर ओके समझ गए, है ना। मतलब ये समझ लो एक तरीके से लव मैरिज, ये हो गई
मैरिज। अच्छा सर फर्टिलाइजेशन, और ये क्या है, जल्दी बोलो भाई, हाइब्रिडाइजेशन। जी हाँ, पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो शायद समझ आया होगा, है ना। वैसे है नहीं है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने मैरिज और लव मैरिज से वहाँ पे समझाया था, इसलिए मैंने आपको एक बार यहाँ पे से रिमाइंड करवाया। ओके, अच्छा अगर समझो, इसके बाद ये सारे आपने देख लिए, एक बार इसको बनाना है, फटाफट बना लो। ओके भाई, बना लिए, चलो भाई। और क्या होता है देख लो, और क्या होता है समझो। अगर मानो मैंने क्या करा, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे 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 बनाया, फिर ऐसे 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 बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया। सर ये क्या बनाया, समझो बेटा क्या बनाया, ये बनाया कि भैया ये है कौन, एक फीमेल, ये है कौन, एक मेल। इन मेल और फीमेल की क्या हुई सर, शादी हो गई। अब जब शादी हुई तो कौन आए, बच्चे आए। कौन, कितने बच्चे आए, 1 2 3, 3 बच्चे आए। कितनी लड़की हुई, 2 लड़की हुई, 1 लड़का हुआ। ओके, मतलब ये तो सर फैमिली चार्ट बना दिया। जी हाँ, फैमिली चार्ट बना दिया, ये हमने बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना। ये फैमिली चार्ट बनाया। और अगर इसमें ऐसे कर दिया तो क्या हुआ सर, ये रामलाल हो गया, इसको ऐसे समझ लो, ये पिंकी हो गया, ये रामलाल और पिंकी का बबलू हो गया, ये बबली हो गई, और बबली के साथ इनकी और कौन हो गई, वो बोले पुष्पा हो गई, है ना। रामलाल और पिंकी के 3 बच्चे, बबलू बबली और पुष्पा, है ना। बबलू क्या है, बीमार है, और बबली और पुष्पा स्वस्थ है। कैसे समझ आया सर, सिंबल बनाया, समझ आया, एकदम जोरदार, ऐसे ही समझना था। आया समझ में, जी हाँ समझ में आया। अब मैं आपको डिसऑर्डर्स को स्टडी करना बताऊंगा कि कैसे पेडिग्री एनालिसिस से हम ये पता कर सकते हैं कि डिसऑर्डर्स कैसे होते हैं। बट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं। तो उसके लिए मैं एक बार आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझो। ऑटोसोमल, आप हमारे पास 2 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स कितने टाइप के होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, देयर आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से, एक होते हैं ऑटोसोम्स, है ना, और एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, है ना। एक होते हैं ऑटोसोम और एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ये कितने होते हैं, 1 पेयर, है ना, जो कि आपका फीमेल के अंदर होता है क्या, XX, और आपका मेल के अंदर क्या होता है, XY। ये तो सबको पता है। और ऑटोसोम क्या होता है, 22 सेट होते हैं, 22 का सेट होता है, या फिर आप बोल दो 22 जोड़ी होते हैं। और इसमें आपके ऑल बेसिक कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ये मेल और फीमेल में सेम होते हैं। ये आपके मेल में, ये आपका मेल में आपका XY होता है, और ये फीमेल में XX होता है। ठीक, अब समझो क्या समझना है सर, कि डोमिनेंट क्या होता है और रिसेसिव डिसऑर्डर क्या होता है। समझो, अगर कोई डिसऑर्डर, मैं पहले किसकी बात कर रहा हूँ, ऑटोसोम्स की। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ऑटोसोम की बात कर रहा हूँ। मैंने ऑटोसोम को पिक करा, है ना, ऑटोसोम को पिक करा। ऑटोसोम में अगर मानो कोई डोमिनेंट डिसऑर्डर हुआ, कैसा हुआ, ऑटोसोम में हुआ डोमिनेंट डिसऑर्डर। मान लो ये है क्रोमोसोम नंबर 1 और ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, पर अब मान लो किसी व्यक्ति के अंदर ये आया तो, और उसके अंदर एक क्रोमोसोम पे बीमारी आई। सर समझ नहीं आया, समझो। ये है आपका कौन, ये है आपका रामलाल, ये है आपकी कौन, ये है आपकी पिंकी, ये है कौन सर, ये है आपका बबलू, है ना। अब रामलाल और पिंकी, तो अगर रामलाल ने बबलू को 1 नंबर क्रोमोसोम दिया और पिंकी ने भी बबलू को क्या दिया, 1 नंबर क्रोमोसोम दिया, पर ये जो अपनी पिंकी थी, पिंकी का जो क्रोमोसोम था 1 नंबर वाला, वो थोड़ा सा बीमार वाला था। पिंकी के 1 नंबर क्रोमोसोम में बीमारी थी और रामलाल के 1 नंबर क्रोमोसोम में बीमारी नहीं थी। बट बबलू क्या हुआ, बबलू बीमार हो गया, बबलू बीमार हो गया, मतलब बबलू वॉज अफेक्टेड। अब वहीं पर मैं कैसे लूँ, अगर वहीं पर दूसरा केस क्या ले रहा हूँ मैं, कि वहीं पर अगर मान लो ये अपना रामलाल है और ये अपनी पिंकी है ना, ये अपनी पिंकी है। इस बार क्या हुआ, इस बार बबलू को रामलाल ने क्या दिया, इस बार बबलू को रामलाल ने 1 नंबर क्रोमोसोम दिया, बबली ने भी दिया, और इस बार बबली ने वापस से कौन सा वाला दिया, बीमार वाला दिया, पर बबलू बीमार नहीं हुआ, बबलू बीमार नहीं हुआ। हाँ सर नहीं हुआ सर, दोनों केस में हुआ तो सेम, पर एक में बीमार हुआ, एक में बीमार नहीं हुआ, क्योंकि ये जो बीमारी थी ऑटोसोम पर, ये डोमिनेंट बीमारी थी। डोमिनेंट बीमारी मतलब ये एक क्रोमोसोम पर भी, ये एक क्रोमोसोम पर भी आएगी तो भी ये एक्सप्रेस हो जाएगी। पर ये जो बीमारी है वो कैसी है, रिसेसिव बीमारी है, मतलब ये तभी एक्सप्रेस होगी जब दोनों क्रोमोसोम पर आएगी। ऐसे समझ लो ये आपका बड़ा टी है, बड़ा टी एक भी आ गया तो टॉल आना ही आना है, पर ये आपका क्या हो जाएगा, छोटा टी हो जाएगा। तो वो बीमारी जो रिसेसिव नेचर की होती हैं ऑटोसोम पर, वो कब एक्सप्रेस करती हैं, जब दोनों
जब दोनों क्रोमोसोम पर आए, मतलब रामलाल को भी इन्फेक्टेड वाला देना पड़ेगा, तब जाके बबलू जो है वो बीमार होगा। सर पर अब मान लो ये जो बबलू है इसके पास एक तो बीमार वाली आया और एक स्वस्थ वाला गया, और बबलू कैसा है, बबलू स्वस्थ है। हाँ, पर बबलू के पास क्या है, बबलू के पास एक इन्फेक्टेड वाला है, और वो वाला हो सकता है बबलू अपने बच्चे को दे दे, है ना। हाँ सर, हो सकता है। तो बबलू को हम क्या बोलेंगे, कैरियर। बबलू ने कैरी कर ली है, क्या कर ली, बबलू ने बीमारी अपने पास राज के रख ली, कैरी करके रख ली भैया, कि मैं तो बीमार नहीं हो रहा पर मैं आगे किसी को बीमार कर सकता हूँ। कैरियर कौन होते हैं, कैरियर वो होते हैं जिनके अंदर डिजीज तो नहीं होती, पर उनके अंदर डिजीज का जीन है, क्योंकि वो रिसेसिव बीमारी है और वो उनके अंदर एक्सप्रेस नहीं हो पाई, इसलिए वो उनके अंदर शो नहीं हो पा रही है, पर उनके पास डिजीज तो है। ओके सर, समझ आया। तो आपको ये आई होप समझ आया होगा कि अगर डोमिनेंट बीमारी है तो अगर एक क्रोमोसोम पे आए तो भी बीमार हो जाएगा इंसान, और दोनों क्रोमोसोम पर आए तो भी बीमार हो जाएगा, है ना। बड़ा टी एक बार आए तो भी बीमार हो जाएंगे, बड़ा टी छोटा टी हो तो भी टॉल ही होना है, बड़ा टी हो तो भी टॉल ही होना है। मतलब अगर बड़ा टी एक बार हो या 2 बार, टॉल तो होना ही है। सिमिलरली इन्फेक्टेड जीन एक बार हो या 2 बार हो, बीमारी तो होना ही है डोमिनेंट वाले डिसऑर्डर में। पर अगर मान लो डिसऑर्डर कैसा है, रिसेसिव है ना, छोटा टी की बात कर रहे हैं, अगर छोटा टी एक है तो एक्सप्रेस नहीं होगा। छोटा टी कब एक्सप्रेस होगा, जब तक 2 नहीं हो जाते। मतलब रिसेसिव डिसऑर्डर जो है, देखो ऐसे समझो, ये जो बड़ा टी छोटा टी वाला है, ये जो है इससे छोटा टी आगे तो जाएगा, है ना। ये जो आपकी F1 जनरेशन थी, F1 जनरेशन से F2 जनरेशन में कौन आया था, रिसेसिव वाला आया था ना। जब मेंडल साहब कंफ्यूज हो गए थे कि अरे साहब रिसेसिव वाला कैसे आ गया, हमें F1 में तो सारे टॉल दिखे, फिर उन्हें पता चल गया कहीं ना कहीं ये छोटा टी उसके अंदर हिडन था, बस एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा था, है ना। सिमिलरली आपका यहाँ पर भी आपके पास क्या होगा, ये वाला जो कम रिसेसिव वाला जो रिसेसिव डिसऑर्डर का जीन है, ये रहेगा तो, बट ये एक्सप्रेस कब होगा, जब तक दोनों तरफ से क्या ना मिले, दोनों तरफ से आपका रिसेसिव वाला ना है। ये होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव, और ऑटोसोमल डोमिनेंट जो है वो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो अब हम जरा सेक्स क्रोमोसोम की कहानी और देख लेते हैं। हमने ऑटोसोम की कहानी तो देख ली, अब सेक्स क्रोमोसोम की कहानी समझ लेते हैं फटाफट। आ जाओ भाई। जी सर, आ जाते हैं। अब सेक्स क्रोमोसोम पर क्या होता है, देखो सेक्स क्रोमोसोम की अगर मैं बात करूं, सेक्स क्रोमोसोम की बात करूं तो पहले मुझे मेल को अलग लेने दो, ओके सर, और फीमेल को अलग लेने दो, है ना। अब मेल की अगर मैं बात करूं, मेल के पास होता है XY क्रोमोसोम, है ना, फीमेल के पास होता है XX क्रोमोसोम। समझो, मेल के लिए, सिर्फ मेल के लिए सारी बीमारी सेक्स क्रोमोसोम पर डोमिनेंट ही होंगी। ऑल diseases for male, all diseases on sex chromosome for male will infect। क्यों सर, क्यों, समझ ही नहीं आया। यहाँ पर डोमिनेंट रिसेसिव क्यों नहीं होगा, समझो बेटा। देखो ऑटोसोम में क्या था, दोनों तरफ से सेम क्रोमोसोम आ रहे थे। ऑटोसोम में क्या था, दोनों तरफ से सेम क्रोमोसोम आ रहे थे, तो इधर से ही 1 क्रोमोसोम आया, इधर से ही 1 वाला क्रोमोसोम आया, और एक क्रोमोसोम जो है वो एक्सप्रेस होता है। हमारे पास क्रोमोसोम के टोटल 46 है ना, पर होती तो 23 एक्टिव होते हैं ना, एक तरीके से देखे जाए 23 आगे जाते हैं, है ना। तो पूरे क्रोमोसोम थोड़ी ना काम कर रहे होते, तो एक्टिव तो कुछ और वही है ना। तो सिमिलरली बच्चे यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी 1 नंबर क्रोमोसोम आया, 1 नंबर आया, पर ये वाला पिंकी का इन्फेक्टेड वाला था, तो बबलू ने क्या करा, रामलाल वाला इस्तेमाल कर लिया, अब पिंकी वाला रखा रहा। पर अब इस केस में देखो, यहाँ पर दोनों क्रोमोसोम अलग हैं, मतलब X के काम Y नहीं कर पाएगा, Y के काम X नहीं कर पाएगा। X नहीं हुआ तो भी मर जाएगा, और Y नहीं हुआ तो भी मर जाएगा। मतलब अगर कोई मेल है तो मेल के पास X भी होना कंपलसरी है और Y भी होना कंपलसरी है। Y के अपने काम है, X के अपने काम है। अगर बीमारी X पर हुई, मानो बीमारी कहाँ से आई, पापा ने दी, X पे दी, तो क्या होगा, तो भी एक्सप्रेस कर जाएगी। और अगर Y से आई, वो मदर से आई X पे, तो भी एक्सप्रेस कर जाएगी। सर अगर दोनों जगह से बीमारी आई इसके पास, तो ये मेल तो भी ये एक्सप्रेस कर जाएगी, क्योंकि मेल के अंदर दूसरा X क्रोमोसोम नहीं है। समझो, ऐसे समझो इसको, मैं आपको ये रब कर दूं, पहले तो इसको रब कर देता हूँ, समझो। मान लो ये रामलाल है, फिर से समझो रामलाल, ये रामलाल है, ये कौन है भैया, सर हमें पता है ये पिंकी है,
है ना। रामलाल ने भैया बबलू को, रामलाल के पास एक्स है, रामलाल तो वाई देगा भाई, ये तो कंफर्म ही है क्योंकि बबलू बनाना है तो बबलू को वाई चाहिए, बबलू को वाई, पिंकी एक्स है। पिंकी ने अगर बबलू को पिंकी ने अगर बबलू को एक्स इन्फेक्टेड वाला दिया तो बबलू हो जाएगा बीमार। सर क्यों हो जाएगा बीमार? क्योंकि बबलू के पास एक ही एक्स है और अगर वो उस एक्स के जो काम है वही उसको एक्सप्रेस कराना पड़ेंगे। बबलू के पास दूसरा एक्स ही नहीं है यूज़ करने को कि भैया जिसको वो इस्तेमाल कर ले, बबलू को इसी एक्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बबलू को क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेस कर जाएगी बीमारी और बबलू हो जाएगा बीमार। ऐसे हमारे पास अगर पिछले केस में क्या था, दोनों तरफ से 1 क्रोमोसोम थे, एक बीमार वाला था एक स्वस्थ वाला था, तो बबलू ये वाला इस्तेमाल कर लेता था, ये रख देता था, है ना। पर यहाँ पर बबलू को एक्स से काम करना ही है और एक्स से काम कौन करेगा, एक्स ही करेगा, यहाँ दूसरा एक्स ऑप्शन में ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर आपकी बीमारी एक कैसी हो, यहाँ पर हर रेस में कैसी हो जाती है, डोमिनेंट ही बिहेव करती है। अगर यहाँ रिसेसिव बीमारी भी है, मान लो कोई रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो भी यहाँ पर एक्सप्रेस कर ही जाएगा क्योंकि वो रिसेसिव डिसऑर्डर भी सिंगल ही है, यहाँ पर सिंगल ही वो आता है, इस कारण से वो एक्सप्रेस कर जाता है। पर वहीं पर अगर मैं बात करूँ किसकी, पिंकी की बात करूँ, पिंकी की अगर मैं बात करूँ मतलब फीमेल की बात करूँ, फीमेल के पास 2 एक्स हैं, अगर डोमिनेंट डिसऑर्डर है और इस वाले एक्स पे आया तो ये वाला एक्स क्या करेगा, ये वाला एक्स इस वाले एक्स के जो काम है वो खुद कर लेगा और इस वाले एक्स को एक्सप्रेस होने नहीं देगा। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ बेटा, है ना। और अगर रिसेसिव डिसऑर्डर है तो वो कब एक्सप्रेस होगा, जैसा ऑटोसोम में हो रहा था। रिसेसिव डिसऑर्डर एक्सप्रेस कब होगा, रिसेसिव डिसऑर्डर है अगर तो एक्सप्रेस इन होमोजाइगस में ही एक्सप्रेस होगा, होमोजाइगस में ही एक्सप्रेस होगा, है ना बच्चे। और अगर आपका डोमिनेंट है, कैसा है डिसऑर्डर, डोमिनेंट है, तो कब एक्सप्रेस होगा, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस दोनों में हो जाएगा। पर अगर मेल की बात करूं तो मेल के लिए होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, कोई सा भी जाइगस बीमार होना ही होना है। मतलब दादा मेल के लिए दुविधाएं ज़्यादा होती हैं और फीमेल के लिए दुविधाएं नहीं होती हैं। देखो साहब, दुनिया संसार का नियम है, अब तो बायोलॉजी भी चिल्ला के कह रही है ना सर। सर ओके, समझ गए हम, ठीक है। अब हम पेडिग्री एनालिसिस का चार्ट देखेंगे और उस एग्जाम्पल के तौर हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा हम कैसे स्टडी करते हैं डिजीज़ के ऊपर। मैं आपको एनसीईआरटी के ही चार्ट्स बताता हूँ। ओके बेटा, चल अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे, है ना। इस वाले एग्जाम्पल में देखो, ये रामलाल है, ये पिंकी है। ये रामलाल और पिंकी कितने बच्चे हुए, 1 2 3 4 5 बच्चे हुए। इनमें से 1 2 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। एक बिटिया की शादी हो गई और एक बिटिया की शादी होकर क्या है, 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है, ठीक है। अब हमें चेक करना है बीमारी कहाँ पर है, ऑटोसोम पर है कि सेक्स क्रोमोसोम पर है, डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। देखो भाई, ये भी एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है। देखो हम कैसे चेक करेंगे, फिर हम मान के चलते हैं ये बीमारी कैसी है, ऑटोसोम पर है, मान के चलना पड़ेगा। हमने क्या माना, ये बीमारी ऑटोसोम पर है। सर सेक्स क्रोमोसोम पर क्यों नहीं माना, क्योंकि भाई सेक्स क्रोमोसोम पर अगर होती मान लो तो पहले तो मेल और फीमेल में ऑलमोस्ट एक्सप्रेस कर जाती है। सर सेक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव भी तो हो सकती है। अगर मान लो सेक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव हुई, मान लेते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव हुई तो मेल में तो शो हो ही जाती, मतलब मेल 100% स्वस्थ है इसका मतलब, और फीमेल में अगर इन्फेक्टेड है तो कोई एक भी बच्चा बीमार नहीं होता। हाँ सर सही बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि अच्छा बीमार होता तो कौन होता, मेल होता, पर यहाँ पर फीमेल भी बीमार है। अगर मान लो बीमार होता भी तो ये वाला एक्स और ये वाला वाई मिल के ये मेल बीमार हो जाता, पर ये वाला एक्स और ये वाला एक्स मिलके सारी फीमेल तो स्वस्थ ही हो रही है ना, तो यहाँ एक फीमेल बीमार है, मतलब ये सेक्स क्रोमोसोम पर बीमारी नहीं है, इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट ऑटोसोम पर लिया, है ना। आप जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी इन प्रैक्टिस ये आ जाएगा, ठीक है। समझ आया, नहीं आया, एक बार और समझा देता हूँ। सेक्स क्रोमोसोम पर इसलिए नहीं लिए बच्चे, अगर सेक्स क्रोमोसोम पर ये बीमारी होती, सेक्स क्रोमोसोम पर डोमिनेंट होती, मान लो सेक्स क्रोमोसोम पर डोमिनेंट होती तो या तो ये दोनों में बीमार दिखते, मतलब सेक्स क्रोमोसोम पर नहीं है बीमारी और डोमिनेंट नहीं है, सेक्स क्रोमोसोम पर डोमिनेंट नहीं है। पर अगर मैं सेक्स क्रोमोसोम पर कैसे मान लूँ, सेक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव मान के चल लूँ, सेक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव मान के चल लूँ तो मेल में तो हो ही नहीं सकती बीमारी, क्योंकि मेल के लिए तो ये डोमिनेंट हो जाती, मेल पे निशान आ जाता, पर मेल तो स्वस्थ है, मतलब मेल पे है ही नहीं, मतलब फीमेल में है, फीमेल के एक क्रोमोसोम पर है पर एक्सप्रेस नहीं है। हाँ अब इस केस को अगर आप नोटिस करो ध्यान से, एक एक्स है और दूसरी तरफ एक एक्स इन्फेक्टेड ये, तो इसमें जितनी भी लड़कियां होना है, आप नोटिस करो, जितनी भी लड़कियां होना है सारी लड़कियां कैसी हो रही हैं, स्वस्थ। एक भी फीमेल इन्फेक्टेड नहीं होगी, कैरियर जरूर है पर इन्फेक्टेड नहीं, पर यहाँ ये फीमेल क्या हो गई, इन्फेक्टेड हो गई। इस कारण से हम ये बोल सकते हैं कि ये बीमारी सेक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव भी नहीं है, मतलब ना ये सेक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव है, ना ये
सेक्स क्रोमोसोम पर डोमिनेंट है, मतलब ये सेक्स क्रोमोसोम की बीमारी नहीं है, बीमारी काहे की है, ऑटोसोम की। सर ओके, इतना तो हमें समझ आ गया। अब ऑटोसोम पर भी ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव, ये चेक करना है। वैसे तो दिख रहा है ये आपकी डोमिनेंट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर डोमिनेंट होती तो या तो ये बीमार होते, तो डायरेक्टली हमें समझ आ गया कि ये ऑटोसोम पर रिसेसिव है। पर एक बार और हम इसे चेक कर लेते हैं कि अगर मान लो ये ऑटोसोम पर रिसेसिव है, कैसी है, ऑटोसोम पर रिसेसिव है, कि इसका ऑटोसोम पर एक, इसमें मान लो जो मेल है, मेल के अंदर भी एक, मेल का भी एक बीमार है और फीमेल का भी एक बीमार है, तो इससे क्या होता, इससे ये होता बच्चे कि 50% बच्चे इनके बीमार हो जाते। देखो, या तो ये पूरा बीमार बच्चा आया है ना, ये वाला देखो, ये वाला पूरे तरीके से बीमार नहीं हो पाया, ये वाला ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा, है ना। तो इसमें आपके बच्चे बीमार भी हैं और नहीं भी हैं। तो देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चे बीमार हैं, 3 तो स्वस्थ है ना। मतलब इसका क्या है कि भैया बाकी सारों में हो सकता है कैरियर, पर इन्फेक्टेड कम है। देखो इन्फेक्टेड कम है ना, और इसमें मेल फीमेल का तो कुछ होता ही नहीं, क्योंकि ऑटोसोम की बात हो रही। अब देखो, अब देखो ये वाला बच्चे से इस वाले में बीमारी कैसे गई, देखो क्योंकि इसके पास कैरियर, तो देखो ये बात यहाँ से कन्फर्म है कि हर बच्चा कैरियर तो होगा, हर बच्चा कैरियर तो होगा। तो ये जो फीमेल है इसके पास एक ए इन्फेक्टेड वाला होगा और एक ए स्वस्थ वाला होगा, और ये जो मेल इसकी जिससे शादी हुई होगी बाहर किसी से, उसके पास भी एक इन्फेक्टेड वाला होगा, जिसके कारण क्या हुआ, एक बच्चा बीमार हो गया और बाकी के बच्चे बीमार नहीं हुए, बाकी के बच्चे कैरियर होंगे। पर ये भी यहाँ पर कैरियर होंगे, आगे बीमारी ज़रूर फैलाएंगे ये, पर ये इन्फेक्टेड नहीं है, और ये इन्फेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट किस्मत से हो गया, क्योंकि इसके अंदर दोनों इन्फेक्टेड वाले जीन आ गए। इससे हमें प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया, कि ये जो बीमारी वो ऑटोसोम पर रिसेसिव है। ऐसे ही करके बच्चे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप ट्राई करना, आपको पेडिग्री एनालिसिस बिल्कुल आ जाएगा। और अगर इनकेस आपको कोई भी इशू आता है इसमें और कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट भी करिएगा कि सर हमें ये दिक्कत आ रही है, हमें नहीं समझ आया, एक बार और समझाइए। बिल्कुल एक और वीडियो बनाऊंगा और आपको डेफिनेटली और अच्छे से समझाऊंगा। आई होप आपको पेडिग्री एनालिसिस बहुत अच्छे से समझ आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय बाय, ठीक है।